नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूल अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट्स। हमारे भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान का भाग 3 हमें मूल अधिकारों के बारे में बताता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो भारत के संविधान का भाग 3 है उसमें कितने आर्टिकल हैं, कितने अनुच्छेद हैं। तो आप याद रखिए, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हमें मूल अधिकारों के बारे में बताते हैं। मतलब जो भारत के संविधान का भाग 3 है उसमें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। तो हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं, वो उनसे हम क्या समझते हैं। हम इनका यानी एक तरह से यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझेंगे और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों में से बहुत के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में डिफरेंस क्या है। कानूनी अधिकार और मूल अधिकार, तो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में क्या डिफरेंस हम बता सकते हैं। देखिए, कानूनी अधिकार क्या है। कानूनी अधिकार वो अधिकार है जो आपसे कोई व्यक्ति, मतलब जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार या कोई व्यक्ति आपसे आपका कानूनी अधिकार नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार छीन सकती है। तो कानूनी अधिकार को कौन छीन सकती है? कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकती है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार इनको छीन सकती है किसी भी नागरिक से। लेकिन मूल अधिकार को ना तो कोई व्यक्ति छीन सकता आपसे और ना ही सरकार छीन सकती है। तो जो मूल अधिकार है वो भारत के जो नागरिक हैं उनको प्राप्त है। सरकार के विरुद्ध भी, मतलब सरकार भी आपसे आपके मूल अधिकार नहीं छीन सकती और कोई व्यक्ति भी आपसे आपके मूल अधिकार नहीं छीन सकता। तो हाँ, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, आवश्यकता पड़ने पर ये जो मूल अधिकार है इन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब सरकार इन पे प्रतिबंध लगा सकती है। प्रतिबंध कैसे लगा सकती है हम जानेंगे। विशेषताएं इस टॉपिक में हम इनको जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए, हमारे भारत का जो संविधान है वो हमें प्रत्येक नागरिक को 6 मूल अधिकार देता है। अब ये जो 6 मूल अधिकार हैं, क्या ये सिर्फ नागरिकों के लिए ही हैं? जी नहीं, इनमें से कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेश के जो लोग भारत में रहते हैं उनके लिए भी है। जैसे समानता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। चलिए देखते हैं हमारा संविधान हमें कौन कौन से 6 मूल अधिकार देता है। तो सबसे पहले समता का अधिकार, या जिसको हम लिख सकते हैं समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सभी लोग हमारे भारत देश में समान है। अब यहाँ पे इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसको जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या अपवाद हो सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे समझिए बिल्कुल सिंपल भाषा में कि समानता के अधिकार का क्या मतलब है कि चाहे हमारे भारत देश में कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई किसी धर्म से है, किसी जाति से है, चाहे कोई सरकारी अफसर है, चाहे कोई आम नागरिक है, सभी के लिए कानून समान है। सभी को सेम, अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, अगर किसी को सजा मिलेगी तो सेम कानून के तहत सभी को सजा होगी। मतलब हमारे भारत देश में सभी नागरिक समान है। सभी को एक वोट का अधिकार है, मतलब सभी के जैसे जो वोट है उसकी जो वैल्यू है वो एक ही है। अब अगर जैसे कोई हमारे भारत देश का कोई एमएलए है, कोई मिनिस्टर है, अगर वो वोट डालता है और आप वोट डालते हैं तो सेम है। आप इससे भी समझ सकते हैं उसकी भी वोट की वही काउंटिंग होगी और आपकी वोट की भी वही काउंटिंग होगी। मतलब कानून के सामने सभी समान है। अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, मान लीजिए आपने अगर कुछ भी गुनाह किया है तो वही सजा आपके लिए है, और अगर कोई बड़ा आदमी उस गुनाह को करता है सेम टू सेम उसी कानून के तहत उसको सजा मिलेगी। तो जो समानता का अधिकार है इसमें आपको कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं समता के अधिकार में? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये है आपके समानता के अधिकार में हमें पढ़ने हैं। इनमें बहुत सी बातें बताई गई हैं, आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। हमारे भारत देश के हर नागरिक को अपने मूल अधिकार पता होने चाहिए। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल हैं? स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल हैं आर्टिकल 19, 20, 21, 22। तो इसमें क्या है, इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर से। मतलब जैसे कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी से आप क्या समझते हैं? मतलब आप बोल सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं आप क्या, और आपको संघ बनाने की आज़ादी है, सभा करने की आज़ादी है। लेकिन अब आप यहाँ पे सारे, आप इसमें समझ लीजिए आपको सारे के सारे भारत में घूमने की आज़ादी है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद कैसे हैं? अब मान लीजिए सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। सरकार इस पर प्रतिबंध कैसे लगा सकती है? मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे भारत देश का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल गया, युद्ध छिड़ गया, और आप कह रहे हैं कि हमें तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमें सभा करने की आज़ादी है, हमें संघ बनाने की आज़ादी है, और आपने धरना प्रदर्शन कहीं पर
शुरू कर दिया। तो अब आप खुद सोचिए, जो सरकार है वो बाहर के देश के साथ युद्ध लड़ेगी, क्या करेगी, या आप लोगों को, अपने देश के नागरिकों को संभालेगी। तो ऐसी हालात में सरकार इनमें से कुछ मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा देती है। इन सभी बातों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर देख लीजिए आप, फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं? इसमें आर्टिकल है 23 और 24। इसको हम बिल्कुल डिटेल से तो आने वाली वीडियो में जानेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि इसमें क्या होता है। मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, मतलब प्रतिबंध है। आपको कोई बेगार के लिए विवश नहीं कर सकता। बलात्श्रम इसमें निषेध है, बलात्श्रम पर निषेध है। इनको समझिए आप, बेगार क्या होता है? बेगार का क्या मतलब है कि मान लीजिए आप किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं, लेकिन बदले में आपको आपकी उचित मजदूरी नहीं मिल रही, आपको फ्री में कहीं पे काम करना पड़ रहा है, और जैसे ये तो हो गया बेगार। लेकिन अगर आपको सारी की सारी जिंदगी ही किसी के लिए कोई काम फ्री में करना पड़े तो उसको बोल देते हैं बंधुआ मजदूरी। और बलात्श्रम क्या है कि जैसे जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको खतरनाक काम नहीं कराए जा सकते। जैसे कारखानों में उनसे काम नहीं कराया जा सकता। अब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे बहुत रिस्की काम होते हैं, वहाँ पे आप 14 साल से कम उम्र से के जो बच्चे हैं उनको काम पे नहीं रख सकते। तो ये सभी शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपके शामिल हैं। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? 25, 26, 27 और 28। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। धर्म की स्वतंत्रता का क्या अधिकार है? देखिए, सबसे पहले तो जो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब भारत की जो सरकार है वो किसी एक धर्म को नहीं मानती। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, मतलब सभी के सभी धर्म जो भारत देश में है उन सभी को समान दर्जा प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति, धर्म की स्वतंत्रता का क्या अधिकार है? आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए कि हमारे भारत देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। और यहाँ पे एक बात और याद रखिए, लेकिन यहाँ पे जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें अगर आप अपने धर्म के बारे में प्रचार कर सकते हैं तो आपको ये सभी के सभी अधिकार प्राप्त है। लेकिन यहाँ पे आपसे कोई जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। ये बात भी हम जब इसको पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में 2 आर्टिकल हैं जो आपको पढ़ने हैं, 29 और 30। इसको भी हम डिटेल से जानेंगे। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये जो मूल अधिकार हैं, संविधान इन मूल अधिकारों की गारंटी देता है। लेकिन अगर किसी के भी, आप जैसे मेरे या आप भी हमारे भारत देश के जैसे नागरिक हैं, अगर आपके किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है, आपको लगता है कि मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो आप कहाँ जाएंगे? आपको ये जो आर्टिकल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अधिकार देता है कि अगर आपको लगे कि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को रक्षक कहा गया है संविधान का। तो अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। मतलब जो संविधान है इन मूल अधिकारों की गारंटी देता है। और ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें आ जाता है आर्टिकल 32। इसको हम डिटेल से जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं आज की वीडियो को जो मेन टॉपिक है, विशेषताएं, मूल अधिकारों की विशेषताएं। अब ये जो हमें मूल अधिकार प्राप्त है, इनमें से कुछ मूल अधिकार तो हमारे भारत देश के सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो हमारे भारत देश के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी प्राप्त है। मतलब अब जैसे कानून के सामने तो सभी समान ही है, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो भारत का नागरिक हो, सभी को जीवन जीने का अधिकार है। तो इससे हम इसको समझ सकते हैं। राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मैंने ये आपको बात समझा दी कि ये जो मूल अधिकार है, मैंने आपको बताया कि इनसे आपको ना तो सरकार छीन सकती, ना ही कोई व्यक्ति छीन सकता। लेकिन जो राज्य है, मतलब जो सरकार है, वो युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब क्या है? जरूरत पड़ने पर, अगर आवश्यकता हो तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आवश्यकता जैसे अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपातकाल लगा है भारत देश में, भारत पे कोई विदेशी आक्रमण हुआ है, या भारत का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा है, और आप क्या कह रहे हैं कि हाँ मुझे तो स्वतंत्रता का अधिकार है, कुछ भी बोलने का अधिकार है, सभा करने का अधिकार है, आर्टिकल 19 के तहत सारे देश में घूमने का अधिकार है, एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, मेरे को प्रेस की स्वतंत्रता है, और आप कुछ भी बोलेंगे तो वहां पे अब देखिए, अगर आप धरना करने लग गए तो सरकार आपको संभालेगी या अपने देश का जो बाहर युद्ध चल रहा है उस वहां पे युद्ध लड़ेगी। तो फिर क्या होता है? यहाँ पे ऐसे हालात में इन पे प्रतिबंध लग सकता है।
लेकिन वो सही होना चाहिए, मतलब सही आधार पर ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसे ही नहीं कि सरकार किसी से किसी का अधिकार छीन सकती है। फिर कुछ सरकार कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ, मतलब इनमें से जैसे कुछ तो ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ सरकार के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। फिर है कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले, कुछ सकारात्मक विशेषताओं वाले। ये इंपॉर्टेंट है, नकारात्मक विशेषताओं वाले और सकारात्मक विशेषताओं वाले। यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नकारात्मक विशेषताओं से क्या तात्पर्य है? नकारात्मक विशेषताओं से तात्पर्य है कि ये सरकार को कहती है कि आप किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। मान लीजिए जब सरकार कानून बना रही होती है तो सरकार ध्यान देती है, संसद ध्यान देती है कि हम ये जो नया कानून बना रहे हैं इससे किसी के मूल अधिकार तो नहीं छीने जा रहे, नागरिकों के मूल अधिकार तो नहीं छीने जा रहे। तो मतलब ये सरकार पर प्रतिबंध लगाती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और सकारात्मक विशेषताओं से क्या तात्पर्य है? सकारात्मक विशेषताओं से तात्पर्य है कि इसमें सरकार से कहा जाता है कि आप लोगों की भलाई के लिए, नागरिकों की भलाई के लिए ये काम कीजिए। सकारात्मक से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 21 जो आर्टिकल 21 का है उसमें शिक्षा का अधिकार है। मतलब कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाती है, तो ये सकारात्मक अधिकारों में आ गया। फिर है उच्चतम न्यायालय द्वारा सुरक्षा व गारंटी। मैंने बताया गया है कि जो मैंने आपको बताया है कि जो ये हमारे मूल अधिकार हैं इनको हमसे ना सरकार छीन सकती, ना कोई निजी व्यक्ति छीन सकता है। लेकिन अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय सुरक्षा देता है हमारे मूल अधिकारों को, किसी नागरिक के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हो। और अगर किसी नागरिक को लगता है कि मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो अपना उच्चतम न्यायालय जा सकता है, उच्च न्यायालय जा सकता है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम। अब देखिए ये जो मूल अधिकार है आवश्यकता पड़ने पर संसद इनमें कटौती कर सकती है, लेकिन ऐसे ही कटौती नहीं होगी। मतलब साधारण तौर पे कटौती नहीं की जाएगी, अगर कटौती करनी भी है तो संशोधन करना पड़ेगा। फिर है राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है। मैंने आपको इस शुरुआत में ही बात बताई कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने के 3 कारण होते हैं। वो 3 कारण कौन कौन से हैं? युद्ध, ब्राह्म्य आक्रमण मतलब बाहरी आक्रमण, और तीसरा कारण क्या है वो आप कमेंट में बताएंगे। तीसरा कारण क्या है वो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पे लगाया जाता है। 2 मैंने बता दिए, तीसरा आप बताइए। फिर देखिए तीसरा, चलो मैं ही आपको बता देता हूं, सशस्त्र विद्रोह। तो अब यहां पे एक बात याद रखिए कि जो राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता। इनको हम पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 20 और 21 क्या है। थोड़ा आप जान लीजिए। 21 है जीवन का अधिकार, मतलब कि किसी को भी, जैसे अब किसी हर एक व्यक्ति को, भारत में हर एक नागरिक को, हर एक विदेशी को जीने का अधिकार है। मतलब किसी को भी आप मार नहीं सकते, किसी की भी आप जान नहीं ले सकते। लेकिन अब अगर किसी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है तो उसको अगर आपको मृत्युदंड देना है तो उसके लिए एक उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। मतलब अनुच्छेद 21 और 20 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते। तो आप यहाँ पे याद रखिए कि जो अनुच्छेद 20 और 21 है ये नहीं होते। और 20 को आप जान लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि मान लीजिए ये जो 20 है इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए, मान लीजिए अब किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया तो उसको एक अपराध के लिए एक सजा मिलेगी। और जिस समय उसने जो अपराध किया है उस समय उस अपराध के लिए जो कानून बनाया गया है उसी के आधार पर सजा मिलेगी। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात कि किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ऐसा नहीं है कि उसको बोलेगी कि आप अपने खिलाफ खुद गवाही दो। मतलब किसी को अपने खिलाफ गवाही के लिए विवश नहीं किया जा सकता। ये 20 में है। तो ये 2 ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते। और एक यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है वो आपको याद रखनी है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। तो आर्टिकल 19 के जो अधिकार हैं इसमें अंदर जैसे इसके जो सब पार्ट हैं, जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, सभा की आज़ादी, स्वतंत्र भारत में यानी भारत का जो क्षेत्र है उसमें कहीं भी स्वतंत्र रूप से विचरण और कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता, ये जो आर्टिकल 19 है। अब देखिए मैंने आपको बताया राष्ट्रीय आपातकाल के 3 तरह से अगर कुछ होता है, इनमें से 3 कुछ में से कोई एक होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अगर युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण है, विदेशी हमला है, तो उस समय तो आपका आर्टिकल 19 जो है वो
नहीं रहेगा। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह है तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा, उस समय आर्टिकल 19 मौजूद रहता है, तो ये आपको याद रखना है। और 20 और 21 हर हालात में इनको नहीं चीना जा सकता। फिर है अनुच्छेद 33, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मूल अधिकार हैं ये भारत के हर नागरिक को प्राप्त हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हम सभी को प्राप्त है। हमसे ना सरकार छीन सकती है, ना कोई निजी व्यक्ति छीन सकता है। अब जो हमारे भारत देश की जो सेना है, जो पुलिस है, उसके जो जवान हैं, उसमें जो काम करते हैं, अब वो भी तो हमारे भारत देश के नागरिक हैं, तो उन पे प्रतिबंध क्यों लगाएंगे? अब उन पे प्रतिबंध लगाने का मतलब, उन पे प्रतिबंध नहीं, मतलब उनके जो मूल अधिकार है उन पे कुछ हद तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है सरकार द्वारा, संसद द्वारा। तो ऐसा क्यों जरूरी है? आप खुद समझिए, आप समझदार हैं। ऐसा जरूरी है क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। अब मान लीजिए जैसे कि ये सशस्त्र बल हैं, उनके जो जवान हैं उनको उतनी आज़ादी नहीं होती कि जैसे आप लोग हैं कुछ भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए कोई जैसे सेना के जो अंदर के ऑपरेशंस हैं, अगर कोई उनको बाहर आके बताए तो ये तो देश की सुरक्षा के साथ सही नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इन पे प्रतिबंध यानी थोड़ा युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी इनको, ये जो सारे के सारे मूल अधिकार हैं, इन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो आपको अगर आज की वीडियो से कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिली हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।